हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 21 फरवरी की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी कौन-कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज हमारे पास 4 मेन न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, भारत एक अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका पहल चल रही है, उसमें शामिल हो गया है। हाल ही में जो दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हो रही थी, उसमें एक सम्मेलन हुआ और भारत अमेरिका की इस पहल में शामिल हो गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं, उनको लागू होने को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी करे, तो उनके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में दिशा निर्देश क्या है। निर्यात संवर्धन योजना जो कि भारत सरकार ने पहले ही शुरू करी थी ताकि भारत से जो निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत भारत सरकार ने कुछ और पहले लॉन्च करी है, उनके बारे में बात करेंगे कि वास्तव में वो पहले क्या-क्या है। अगला है प्रशिक्षुता तंत्र का पुनरुत्थान। देखिए अप्रेंटिसशिप जो होती है उसको लेकर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत में जो अप्रेंटिस का इकोसिस्टम है उसमें कैसे रिवाइव किया जा सकता है उसको। साथ साथ में कुछ शॉर्ट न्यूज की हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एक्सोप्लैनेट उपग्रहों का विशेषांक क्या है, विशेषांकन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। 2019 में इसको शुरू किया गया था, तो हाल ही में कुछ नई स्टडीज में सामने आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। राप्ती नदी को लेकर भी एक डिसीजन आया है एनजीटी का, तो उसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी टैरिफ लगा रहे थे विभिन्न देशों के ऊपर, तो हाल ही में आके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वो टैरिफ जो है वो एक तरह से गैर कानूनी है और अमान्य करार दे दिया उसको, तो उसके बारे में बात करेंगे। जेंटू पेंगुइन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। स्मूथ कोडेड उदबिलाव हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया है और उत्तराखंड में ये पाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। पण्य व्यापार सूचकांक में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ संशोधन किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। नेफेड जो एक सरकारी संस्था है विपणन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसका रिव्यू हुआ है, तो क्या हुआ है देखते हैं संस्था क्या है। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जो कि 2008 में शुरू की गई थी भारतीय नौसेना के द्वारा, इसकी चेयर अभी भारत के पास आई है। तो ये क्या है संगोष्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। अगला है संकल्प योजना के बारे में। एक लोक लेखा समिति होती है संसद की, उसने कुछ एनालिसिस किया है, तो संकल्प योजना वास्तव में क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। पहली मुख्य खबर है हमारी कि भारत पेक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है अमेरिका के नेतृत्व में, उसमें शामिल हो गया। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा था भारत में, तो वहां पर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका एआई अवसर साझेदारी जो है उसकी द्विपक्षीय बातचीत हुई और उसी समिट में भारत जो है वो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है उसमें शामिल हो गया। इसमें और बात करते हैं कि वास्तव में देखिए ये इनिशिएटिव क्या है, अमेरिका क्यों चाह रहा है कि इस इनिशिएटिव को में बाकी देश जो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो शामिल हो। देखिए इसके दो मेन उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा। एक तो जो एआई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग को बढ़ावा देना, साथ साथ में आपूर्ति श्रृंखला जो है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हमने देखा है कि किसी देश, कोई देश अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एक्सपोर्ट के मामले में, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में चाइना को काफ़ी पावरफुल है, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। तो अगर चाइना एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो बाकी देशों के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। तो अमेरिका चाह रहा है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है उसकी सुरक्षा हो, मतलब उसमें कोई व्यवधान नहीं आए। तो बात करते हैं पैक्स सिलिका पहल के बारे में कि वास्तव में क्या है। तो देखिए पैक्स का यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द है और इसका जो अर्थ है वो है शांति, स्थिरता और समृद्धि होनी चाहिए, है ना। इसका प्रतीक है पैक्स, जो ये टर्म यहाँ पे दी गई है। अब ये क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है और जो विभिन्न देश इसमें शामिल हो रहे हैं उनके बीच में यह है कि एक नई आर्थिक सुरक्षा पर सहमति और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैसे हम लोग बात कर चुके हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मजबूरन निर्भरता है बाकी देशों के ऊपर वो ना हो, मजबूर ना हो कोई कंट्री किसी चीज को लेकर कि मैं इसके ऊपर निर्भर रहूं, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है वैश्विक तकनीकी आर्थिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। टेक्नोलॉजी देखिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है और क्रिटिकल मिनरल्स है, वो हाल ही में जो नए नए उद्योग, चिप उद्योग हो रहे हैं या फिर डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईवी हो गया, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा काम के होते हैं। तो वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला मतलब तकनीकी सामान बनाने के लिए जो भी संसाधन लगते हैं उनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो सुरक्षित हो, इस उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य है।
तीसरा है एआई आपूर्ति श्रृंखला के अवसर जो है उसको बढ़ावा देना, और अगर एआई आपूर्ति श्रृंखला जो है उसमें कोई कमियां हैं उनको दूर करना। साथ साथ में जो अगर इस पहल के अंतर्गत जो भी देश शामिल होंगे उनमें संयुक्त निवेश हो सकता है क्या, कि 2 देश 3 देश या फिर इस पहल में जितने भी शामिल देश है सारे मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए निवेश करें। अगला है जो संवेदनशील प्रौद्योगिकी की रक्षा करना, मतलब जो ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो कि सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, अगर वो किसी और के हाथ में पड़ जाए तो हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को या फिर विश्व की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो संवेदनशील प्रौद्योगिकियां जो है उनकी सुरक्षा करना और विश्वसनीय एक डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना। अभी देखिए, अब हर डाटा जो है एक क्लाउड पे जा रहा है, आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं, आप जो भी इंटरनेट पर सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो ऐसी डिजिटल अवसंरचना हो जो कि एक तरह से विश्वसनीय हो, उसमें कोई व्यवधान नहीं आए या फिर किसी एक देश का उस पर कब्जा ना हो। तो 4 इसके उद्देश्य है कि मजबूरन निर्भरता कम करना, अगला है वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला उसको सुरक्षित करना, एआई आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान है उसको खत्म करना और संयुक्त निवेश की संभावना देखना, साथ साथ में संवेदनशील जो टेक्नोलॉजीज होती है उनकी रक्षा करना और साथ साथ में एक विश्वसनीय डिजिटल संरचना जो होती है उस संरचना उसका निर्माण करना। अब इसका ढांचा क्या है, देखिए ये उच्च तकनीकी कंपनियों वाले जो देश हैं, जिन देशों के पास उच्च तकनीकी है, ऐसे मतलब जो देश है जिनकी कंपनियों के पास उच्च तकनीकी है उनको एकजुट करना ताकि नए एआई युग की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाया जा सके। देखिए जो एआई है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, आपकी ओपन एआई होगी जिसने चैट जीपीटी बनाया है, जेमिनाई है ना, या परप्लेक्सिटी है। तो ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं एक साथ आए और एआई युग की जो आर्थिक क्षमता है उसका लाभ उठाया जा सके, इसके लिए इस पहल के तहत ढांचा बनाया जा रहा है। साझेदार जो देश होंगे उसमें एआई संचालित समृद्धि लाने के लिए एक स्थायी आर्थिक व्यवस्था की स्थापित करना। मतलब अब आने वाला टाइम माना जा रहा है कि एआई का युग है। अभी बहुत सारे जो देशों के बड़े-बड़े नेता हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में एआई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम करेगा। अभी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, अगर आप वहाँ पे गए होंगे या फिर उसने न्यूज़ आपने फॉलो करी होगी, तो वहाँ पे भिन्न-भिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ बताई गई है ना? तो एआई से संचालित समृद्धि आए, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हो और प्रॉस्पेरिटी आए, इसके लिए एक स्थायी आर्थिक संरचना या फिर व्यवस्था स्थापित करना ताकि विभिन्न देश जो है इससे लाभान्वित हो सके। अब इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन-कौन देश है, मतलब इस पहल में कौन-कौन शामिल हुए हैं? अब मेनली तो आप भारत का याद रखिए, बाकी थोड़ा-थोड़ा याद रख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीस है, इज़राइल है, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, मतलब मेनली जो अमेरिका के अलाइज है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और क्या है, अब भारत अगर इस पहल में शामिल हुआ है तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या होगा? देखिए, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जो है भारत भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि भारत भी क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, हमारे देश में बहुत कम होता है। तो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जो है वो एक तरह से सुरक्षित हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिथियम का एक अग्रणी निर्यातक है, लिथियम काफी ज्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है और वहां पर महत्वपूर्ण दुर्लभ भू खनिज भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तरह से इस प्रकार का पैक्ट करना ताकि जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें कोई व्यवधान नहीं आए। अब लिथियम के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि वर्तमान में जो आप जितनी भी चार्जेबल बैटरीज आ रही हैं, ईवीज के लिए जो भी काम हो रहा है, चार्जेबल बैटरीज आपने बहुत सारी देखी होगी, हर जगह काम आती है, फोन में भी आपके यूज होती है, मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसमें भी चार्जेबल बैटरी है। तो कहीं ना कहीं लिथियम उसमें काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। तो लिथियम की जो आपूर्ति श्रृंखला है वो सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। अगला क्या है, चाइना पर निर्भरता कम करना। जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 90% से प्लस जो है दुर्लभ भू खनिज जो है वो चाइना कंट्रोल करता है, उत्पादन करता है उनका, तो प्रमुख आपूर्ति करता है। तो अगर ये पहल के जो देश हैं, इस सेपेक्स सिलिका पैक्ट के जितने भी देश हैं, इनिशिएटिव जितने भी देश हैं, अगर ये सहयोग करेंगे तो चाइना पर इनकी निर्भरता कम होगी, साथ साथ में भारत की भी निर्भरता कम होगी चाइना के ऊपर। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। अब भारत अगर इसका सदस्य बना है तो एआई हो गया या फिर टेक्नोलॉजीज हो गए, उसमें अरबों डॉलर के निवेश को आकर्षित करने का अवसर मिल सकता है भारत को, कि भारत अगर कोई एआई के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की कंपनियां काम कर रही हैं तो बाकी देशों की कंपनियां भी उसमें निवेश करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, भारत में रोजगार के नए साधनों का विकास होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के लिहाज से। अगला बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश क्या है।
तो देखिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो नए नियम है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और इन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक भारत का संविधान का आर्टिकल 21 है उसके तहत ये बोला कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। तो उसी के तहत सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी आता है। अगर सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से नहीं किया जाएगा तो स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण जो है वो भारत के नागरिकों को नहीं मिल पाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करी है, एक टिप्पणी ये भी करी है कि जैसे हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें होती है बहुत ज्यादा, वहां पर खराब अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक स्वच्छता होती है, उनकी कमी होती है, जिसके कारण भारत का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। ये इस फैसले को या फिर दिशा निर्देश देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है इस प्रकार की। आपने भी देखा होगा अगर आप कोई पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज नहीं होता, वहां पे सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती, आप खुद भी अगर पानी की बोतल लेते तो ऐसे ही फेंक देते हैं उसको, है ना, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इससे हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है उसको नुकसान होता है। तो क्या दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है 4 स्तरीय पृथक्करण, मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको 4 प्रकार से पृथक्करण किया जाएगा। ये इसमें बात की 4 श्रेणियां हैं, ठीक है। पहला है गीला अपशिष्ट, जो कि आपके रसोई में जो कचरा निकलता है, जैसे कि सब्जी आपकी बच गई, रोटी आपकी हो गई थोड़ी बहुत, वो गीला रसोई का जो कचरा होता है वो हो गया आपका गीला अपशिष्ट। सूखा अपशिष्ट हो गया जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, आपके ऑयल की बोतल हो गई अगर खत्म हो गई आपके, या फिर आपने जिसमें कुछ चीज स्टोर करी हुई थी, कोई डब्बा हो गया वो खाली हो गया तो वो प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, तो उसको सूखा अपशिष्ट बोलेंगे। तीसरा हो गया सैनिटरी अपशिष्ट, इस्तेमाल किए गए जैसे डायपर्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उस प्रकार के अपशिष्ट जो होते हैं आपके सैनिटरी अपशिष्ट हो गए। अगला है विशेष सावधानी वाले अपशिष्ट, स्पेशल केयर वेस्ट, जैसे कि पेंट के डिब्बे हो गए, आपने अगर घर में आपके पुताई करवाई है और पेंट का डिब्बा आपका बच गया तो उसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है क्योंकि पेंट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 4 प्रकार से पृथक्करण किया जाना चाहिए सॉलिड वेस्ट का। अगला बोला है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हमारे स्थानीय स्तर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जैसे पार्षद, मेयर, वार्ड सदस्य इत्यादि, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि आप जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम जो है 2026 के, उसके क्रियान्वयन में नागरिकों को शामिल करो और ये उनका वैधानिक कर्तव्य है। जो भी लोकल आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वैधानिक कर्तव्य दिया गया है कि आप जो ये नियम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2026 के, आप इनको प्रत्येक नागरिक को इनसे सूचित करवाओ और जागरूकता लेके आओ, ये आपका वैधानिक कर्तव्य होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अगला बात करते हैं सख्त प्रवर्तन और दंड की भी इसमें बात की गई है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या है अब उसको केवल प्रशासनिक चूक नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि प्रशासन की तरफ से चूक हो गई। प्रवर्तन के सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्तर बताए कि इन 3 स्तरों पे काम किया जाएगा। इसमें पहला हो गया अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले, जैसे कोई अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है, कोई कंपनी हो गई या फिर कोई संस्थान हो गया या फिर कोई स्थानीय प्राधिकरण हो गया, अगर वो भी अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है तो उस पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। पहला स्तर तो ये होगा। दूसरा स्तर क्या है कि अगर कोई निरंतर कानून की अवहेलना कर रहा है, उस पर जुर्माना लगा दिया, उसके बावजूद भी वो कानून की अवहेलना कर रहा है तो पर्यावरण कानूनों के तहत उस पर आपराधिक मुकदमा भी किया जा सकता है। अगला है तीसरा स्तर कि अभियोजन सभी जिम्मेदार व्यक्तियों तक विस्तारित होगा। इसमें वे अधिकारी भी शामिल होंगे जो अपने निरीक्षण करते हुए लापरवाही बरते, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई लोकल ऑफिसर है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे देखेंगे और उसको निरीक्षण करने वाले कोई हायर ऑफिसर था। अब हायर ऑफिसर ये बोला कि मैंने तो उसके ऊपर छोड़ा गया था, मेन जिम्मेदारी तो उसकी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं, अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हो, उसके काम को देख रहे हो, आप तो प्रॉपर तरीके से देखिए। आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो कि उसकी जिम्मेदारी तो छोटे ऑफिसर की थी, वो सारा कुछ देख रहा था। तो यहां पर है कि अभियोजन प्रोसिक्यूशन जो किया जाएगा आपराधिक मुकदमे का, वो जिम्मेदार सभी जिम्मेदार व्यक्ति जो होंगे उनके ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि जो लोअर लेवल का ऑफिसर हो उसके ऊपर केवल किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। लीगेसी वेस्ट, विरासत वेस्ट क्या होता है? लीगेसी वेस्ट देखिए, पुराने अपशिष्ट डंप साइट होती है। अगर आप इधर समयपुर बादली की साइड जाएंगे तो आपको एक दिल्ली में बहुत बड़ा पहाड़ मिलेगा कचरे का, तो वो लीगेसी वेस्ट है। तो उसके समाधान के लिए भी योजना बनाना और एक समयबद्ध तरीके से कार्य योजना सक्रिय की जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है। क्योंकि देखिए, अगर आप शहरों से सॉलिड वेस्ट हटा रहे हैं और किसी डंप साइट पे डाल रहे हैं तो उस डंप साइट को भी तो धीरे धीरे आपको निस्तारित करना होगा। अगर उसको निस्तारित नहीं कर रहे हैं तो बस आपने तो क्या किया कि कचरा एक जगह से उठाया दूसरी जगह डाल दिया,
तो ये भी करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसको लीगेसी वेस्ट उसको बोलते हैं। तो लीगेसी वेस्ट को भी समाप्त करने के लिए समयबद्ध योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जैसे कि जिला कलेक्टर जो होगा, जो डीएम होता है, वो क्या करेगा कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो अवसंरचना है जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का अवसंरचना का लेखा परीक्षण, यानी कि एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को निस्तारित करने के लिए, उसका लेखा परीक्षण करेगा, यानी कि एक तरह से ऑडिट करेगा जिला कलेक्टर। अगला ये कि प्रत्येक स्थानीय निकाय को 100% अनुपालन के लिए एक अंतिम समय सीमा घोषित करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी लोकल बॉडीज है, वो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत पीछे हैं, तो उनको एक समय सीमा बतानी पड़ेगी कि हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद इस नियम को पूरी तरह से 100% लागू कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। ठीक है, ये भी इसमें बात की गई है। तो यही मेनली इसके दिशा निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट के। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल वैसे आता है जनरली आपके एनवायरनमेंट में, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। अगला बात करते हैं निर्यात संवर्धन योजना। देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, उसने निर्यात संवर्धन योजना जो शुरू की गई थी, उसको और बेहतर तरीके से इस योजना को लागू करने के लिए कुछ अतिरिक्त हस्तक्षेप जो है वो लाए, मतलब 7 अतिरिक्त हस्तक्षेप जो है वो लेके आए। अब निर्यात संवर्धन मिशन की बात करें तो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो एमएसएमई सेक्टर्स है, उनके उनकी पहुंच जो है वो वैश्विक बाजारों में हो चुके हैं, उनको सुविधा प्रदान की जाए, उनको ऋण प्रदान किया जाए, उनको डिजिटल अवसंरचना प्रदान की जाए और उनको विविध बाजार है उन तक पहुंचने में मदद की जाए। इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो शुरू किया गया था। इसके तहत दो दो एक तरह से उपयोजना है मेनली। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, इसके तहत ऋण दिया जाता है कम दरों पे। दूसरा है निर्यात दिशा, एक तरह से गैर वित्तीय बाकी जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको पूरा करने के लिए। इसके बारे में और आगे भी दिखते हैं थोड़ा सा ना। तो नए हस्तक्षेप क्या है जो शुरू किए गए उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि निर्यात प्रोत्साहन के तहत क्या किया गया। मतलब मैंने आपको बताया कि मेनली यहां पर पैसा दिया जाता है। तो निर्यात फैक्टरिंग व्यापार साधनों के लिए सहायता, एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी समाधान के रूप में निर्यात फैक्टरिंग और पारदर्शिता के लिए डिजिटल दावा तंत्र को बढ़ावा। मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए कि निर्यात फैक्टरिंग यानी कि व्यापार के अगर कोई साधन है जो एमएसएमई जो अगर उपयोग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है सहायता प्रदान करेगी। सिंपल शब्दों में समझिए, ई कॉमर्स के जो निर्यातक होते हैं उनके लिए ऋण सहायता। ई कॉमर्स जो हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं उनकी बात की जा रही है। ई कॉमर्स वाले जो हो गए, अगर वो कुछ निर्यात करते हैं भारत से बाहर, तो प्रत्यक्ष ई कॉमर्स क्रेडिट कार्ड सुविधा की बात की, क्रेडिट सुविधा की बात, तो कितना दिया जाएगा 90% गारंटी कवरेज। मतलब अगर 100 रुपए ले रहा है तो 90% की गारंटी कवरेज सरकार दे देगी। के साथ 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकेगी। किसको? प्रत्यक्ष रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनको। अब दूसरा हो गया कि विदेशी माल सूची इन्वेंट्री क्रेडिट सुविधा। ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं कुछ जो बस प्रोडक्शन नहीं करते, इन्वेंट्री करते हैं। जैसे कि माल किसी का है, बस मेरे प्लेटफॉर्म पे उसको बेचा जा रहा है, तो उनको बोला कि 75% गारंटी कवरेज के साथ 5 करोड़ तक की आपको सहायता प्रदान कर दी जाएगी सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत, है ना। उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता, नए या उच्च जोखिम वाले बाजार, मतलब नए बाजार हमें तलाशने होंगे। देखिए, नए जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आए, उन्होंने जो पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से खराब किया हुआ है, हर देश के ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, तो हम हमारे जो परंपरागत बाजार है उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमें नए बाजार खोजने होंगे निर्यात करने के लिए। अब नए बाजार रहते तो उनमें जोखिम भी होगा, तो नए और उच्च जोखिम वाले जो बाजार होंगे उनके लिए पहुंच बनाने के लिए सरकार एमएसएमई को सहायता प्रदान करेगी। तो 2 इनिशिएटिव तो ये हो गए, 1 और 2। ये किसके तहत शुरू किया है? निर्यात प्रोत्साहन के तहत। इसके तहत कुछ ना कुछ ऋण की बात की जाएगी, इतना ज्यादा की। दूसरा है निर्यात दिशा के तहत। इसके तहत ये नॉन ऋण, मतलब उसके अलावा और क्या सहायता प्रदान की जा सकती है। तो पहला है ट्रेस, जिसको बोला जाता है, ट्रेस है व्यापार विनियमन, प्रत्यानन और अनुपालन सक्षमता। यानी कि व्यापार का जो विनियमन है आप उसको फॉलो करें, प्रत्यानन यानी कि एक्रीडिएशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और अनुपालन मतलब अगर कोई देश है, अगर उसमें कुछ किसी प्रोडक्ट की प्रत्यानन इस प्रकार का है या फिर इस स्टैंडर्ड का वो चाहिए, तो किस प्रकार से जो एमएसएमई उनको सहायता प्रदान की जा सकती है। तो यह प्रशिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं में सहायता करता है। मतलब एक तरह से अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप किया तो वो किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का नहीं है, उस पर किस प्रकार का हॉलमार्क लगाना है या फिर जो भी मार्क उस पर लगाना है, उसमें सहायता करेगा ये। लॉजिस्टिक
विदेशी भंडारण और पूर्ति की सुविधा, इसको फ्लो बोला जाता है। यह विदेशी भंडारण एवं ई कॉमर्स निर्यात केंद्रों को समर्थित करेगी। यानी कि नाम से आप समझ सकते, देख सकते हैं, लॉजिस्टिक, विदेशी भंडारण और पूर्ति की सुविधा। तो यह भंडारण करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी, साथ साथ में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र जो है उनको समर्थन प्रदान करेगी कि आप किस प्रकार से आपूर्ति कर सकते हैं। अगला क्या है, माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक हस्तक्षेप, जिसको लिफ्ट बोला जा रहा है। देखिए इसमें सवाल किस प्रकार का बनेगा, मैं आपको बता दूंगा प्रीलिम्स वाला। यह कम निर्यात तीव्रता वाला है, मतलब कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे निर्यात की संभावनाएं कम है, तो अगर वहां के द्वारा, उन जिलों के द्वारा कुछ समस्याओं, निर्यातों को सामना किए जाने वाली भौगोलिक नुकसान को कम करेगा। मतलब ये है माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक हस्तक्षेप। मतलब ऐसा कोई जिला है जहां पे उत्पाद तो होता है परंतु वो लॉजिस्टिक अवसंरचना उसकी पहुंच नहीं, परिवहन नहीं हो पाता, तो ये लिफ्ट योजना जो है इसके तहत, निर्यात दिशा के तहत, ये ऐसे जिलों को सहायता प्रदान करेगी, है ना, भौगोलिक नुकसान को कम करेगा। मतलब भौगोलिक अगर उनका जुड़ाव नहीं है तो लॉजिस्टिक हस्तक्षेप उनको प्रदान किया जाएगा। ऐसे जिले जहां पर निर्यात की संभावना तो है परंतु उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा नहीं है। अगला है व्यापार आसूचना और सुविधा के लिए एकीकृत सहायता, जिसको इनसाइट बोला जाता है। व्यापार आसूचना मतलब अगर बाहर के जो देश हैं उनमें किस प्रकार का व्यापार चल रहा है इसके बारे में जानकारी एमएसएमई को तो नहीं होगी, तो सरकार ये प्रदान करेगी। और सुविधा के लिए एकीकृत सहायता, यह निर्यात हब के रूप में जिले की पहल के तहत, मतलब एक भारत सरकार ने योजना भी शुरू की है कि कोई भी जो जिला है वो निर्यात हब बने। अगर वहां पे कोई प्रोडक्ट है जो कि बड़ा फेमस है तो उसका निर्यात किया जाए। निर्यात क्षमता का निर्माण जिला और क्लस्टर सहित सुविधाओं के साथ व्यापार खुफिया सूचना प्रणाली के विकास को मजबूत करेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कोई एमएसएमई है तो पहले तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ साथ में अगर किसी मार्केट में उसके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है विदेश में, तो उसके बारे में इंटेलिजेंस या आसूचना कौन प्रदान करेगा, भारत सरकार प्रदान करेगी। तो अब आप, ये शायद हो गया है, हाँ देखते हैं। अब देखिए आपसे प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा जाएगा, छोटा छोटा। निर्यात प्रोत्साहन के तहत तो आप समझ सकते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा ट्रेस, अगर, फॉलो, लिफ्ट और इनसाइट, शॉर्ट फॉर्म, है ना। ट्रेस, फॉलो, लिफ्ट और इनसाइट ये क्या है। अब आपसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये भारत के निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू किया गया हस्तक्षेप है, या फिर कोई और चीज वहां पे स्टेटमेंट में बना दी जाएगी। तो इस प्रकार की चीज आपको आएगी, ऐसा आएगा नहीं डायरेक्टली। और ओवरऑल जो ये योजना अगर मेंस में अगर आपकी आई इकोनॉमी में, तो इस प्रकार से ही आएगी कि भारत सरकार निर्यात संवर्धन के लिए क्या प्रयास कर रही है। आप कुछ उपाय लिखेंगे, उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय लिखेंगे आप कि निर्यात संवर्धन मिशन भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ओवरऑल ये, बाकी प्रीलिम्स में ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस योजना के बारे में एज अ होल बात कर लेते हैं कि देखिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ये निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि एमएसएमई जो है उनको बढ़ावा दिया सके, उनको निर्यात के, मतलब ओवरऑल हमें भारत से निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। लगभग 25,000 करोड़ इसका वित्तीय परिव्यय रखा हुआ है और समय सीमा रखी है 6 वर्ष की, 2025-26 से 2030-31 तक। दो उपयोजनाएं जैसे हम लोग बात कर चुके, निर्यात प्रोत्साहन यानी कि वित्तीय सहायता दी जाती है ना एमएसएमईज को, नए बाजारों में विविधीकरण के लिए वहनी व्यापार वित्त तक पहुंच, है ना। निर्यात दिशा दी जाती है यानी कि गैर वित्तीय सहायता, दिशा प्रदान कर दिया, पैसा प्रदान नहीं किया। इससे भारतीय निर्यातकों की बाजार संबंधित तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, निर्यात प्रोत्साहन जो है वो वित्तीय सहायता है और निर्यात दिशा जो है वो गैर वित्तीय है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वो इसको क्रियान्वित करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस में किस प्रकार का सवाल आता है वो भी हम लोगों को देख लिया। अब अपेरेंटिस सिस्टम इकोसिस्टम जो है भारत का, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, उसके लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है ना। तो नीति आयोग ने ये बोला है रिपोर्ट जारी करते हुए कि भारत में जो कौशल विकास है और रोजगार की रणनीति के आधार स्तंभ के रूप में अपेरेंटिस का जो सिस्टम या इकोसिस्टम है पूरा, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि कौशल विकास भी हो सके, साथ साथ में रोजगार की जो रणनीति, हमें रोजगार जो देना है भारत के नागरिकों को, युवाओं को, वो भी पूरा हो सके। तो अब अप्रेंटिस क्या होता है, प्रशिक्षुता, है ना। अब अगर आप ये देखेंगे तो आपने देखा होगा कि आप व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ भी रहे हैं और कुछ प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, साथ साथ में आप जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां पे काम भी कर रहे हैं। तो ये है कि शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में आप सीख भी रहे हैं, साथ साथ में कंपनियों में उस आधार पर कुछ काम भी कर रहे हैं, अप्रेंटिस उनको बोला जाता है, ठीक है।
तो औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण योजना है, यह शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखने के साथ साथ कंपनियों के कार्य आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण को भी जोड़ती है। मतलब आप जिस मान लीजिए आप किसी चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसी कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसमें आपको एनरोल किया गया है, और वहां पे आप काम भी कर रहे हैं। आपको प्रशिक्षण के लिए तो ठीक है 2 घंटे के लिए रखा गया और आप बाकी समय में काम भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप सीखने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, तो वो अप्रेंटिसशिप होती है। तो क्या है रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, उसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो पहले तो वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट बात करती है कि 2024-25 के तहत जो नेशनल, एक सेकंड इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत जो शुरू किया गया है, तो 2024-25 के तहत इसके अंतर्गत लगभग 51,000 सक्रिय संस्थान है जो कि इस प्रकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और सक्रिय सहभागिता जो है इन संस्थानों में वो 2018-19 की तुलना में 27 गुना बढ़कर लगभग 9.85 लाख हो गई है। यानी कि इतने अप्रेंटिस लगभग वहां पर हैं जो कि सीख भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। परंतु एक दिक्कत ये आई कि पाठ्यक्रम पूरा करने की जो दर है वो काफी कम है। मतलब लोग एनरोल तो कर लेते हैं, परंतु पाठ्यक्रम पूरा करने की दर है वो लगभग 25% के आसपास ही है। साथ साथ में ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि लगभग 35% के आसपास जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब वो भी नहीं करते, थोड़ा बहुत कोर्स करेंगे फिर चले जाएंगे। तो ये चिंता का विषय है। तो मुख्य चुनौतियां क्या आ रही है हमारे अप्रेंटिस सिस्टम में, ये है कि देखिए नीतिगत और संरचनात्मक कुछ कमियां हैं। वो क्या है कि देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा बहुत कम मिल रहा है, स्टाइपेंड बहुत कम मिल रहा है, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार मिल रहा है, तो मैं काम नहीं करूंगा। फिर मुझे लगेगा कि मैं कुछ और स्किल्ड ही ले लेता हूँ उस टाइम पे। एक प्रमाणन जो है वो मानकीकृत नहीं है। अगर अलग अलग संस्थान से अगर आपको वो मिल रहा है, एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है, तो मानकीकृत नहीं है वो सारे के सारे संस्थान ना। तो इसकी वजह से जो प्रभावशीलता है वो भारत में अप्रेंटिस इकोसिस्टम की वो कम हो रही है। दूसरा है क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी असमानताएं। क्या है कि देखिए बीमारू राज्य हो गए, जैसे कि भारत में बीमारू राज्यों की जो कॉन्सेप्ट है वो 1980 में दिया गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार को शामिल किया गया था। बीमारू राज्यों के और उत्तर पूर्वी राज्यों में कम उपयोग किया जा रहा है, मतलब वहां पे अप्रेंटिस संस्थाएं कम है या फिर कम लोग एनरोल कर रहे हैं। अनुपालन एवं निवेश पर प्रतिफल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट संबंधी चिंताओं के कारण एमएसएमई की कम भागीदारी। मतलब अगर एमएसएमई ये सोचे कि ठीक है मैं किसी को यहाँ पर सिखा भी देता हूँ और साथ साथ में उनको कुछ स्टाइपेंड देके रख भी लेता हूँ काम पे, तो एमएसएमई जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रिटर्न कम मिल रहा है। इस कारण से इस योजना या फिर ये इकोसिस्टम है अप्रेंटिसशिप का, उसमें एमएसएमई की भागीदारी बहुत कम है। आकांक्षी स्तर पर बाधा है, जैसे महिलाएं हैं, उनकी कम भागीदारी है, लगभग 20% के आसपास ही है। ठीक है। और महिलाओं की आपने देखा ही होगा कि उनको एक तरह से पारिवारिक और सामाजिक काफी सारे बंधन होते हैं, इनकी वजह से महिलाओं की भागीदारी भी कम है। तो ये मुख्य चुनौतियां हैं, नीतिगत और संरचनात्मक है कुछ, और साथ साथ में क्षेत्रीय है, कुछ राज्यों में कम है, कुछ राज्यों में ज्यादा है इस प्रकार की, और महिलाओं के लिए अपने अपनी चुनौतियां हैं। तो नीति आयोग क्या सुझाव देता है इसके लिए? नीति आयोग ये बोलता है कि नीतिगत और प्रणालीगत स्तर पर क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो आप ये शुरू करो, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मिशन की शुरुआत करो। प्रशिक्षुता पोर्टल्स का एकीकरण, मतलब जितने भी पोर्टल्स है अप्रेंटिसशिप वाले सबको एकीकृत करो। शिक्षा एवं कौशल मार्गों के बीच निर्बाध गतिशीलता, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात की गई नीति आयोग के द्वारा। दूसरा ये बोला संरचना और शासन में क्या सुधार करने हैं। तो देखिए आप एक तरह से जो संस्थान है उनका रैंकिंग के लिए एक प्रशिक्षुता सहभागिता सूचकांक बना सकते हैं, और ताकि उनका प्रदर्शन मापा जा सके कि कोई भी संस्थान है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। साथ साथ में उद्योग 4.0 यानी कि रोबोटिक्स और नए जो आधुनिक उद्योग जो डेवलप हो रहे हैं उनके अनुरूप अब हमें आईआईटी नहीं सॉरी आईटीआई जो होते हैं स्किल प्रोवाइड करने के लिए उनको बनाना होगा। मतलब ये नहीं कि प्लम्बर की नौकरी के लिए या फिर तार फिटिंग करने के लिए इस प्रकार के वहां पे दिया जाए क्या प्रशिक्षण। अब हमें जो इंडस्ट्रीज 4.0 जो है, जो नए आधुनिक उद्योग आ रहे हैं, रोबोटिक्स के क्षेत्र के आ रहे हैं और अन्य बहुत सारे जो आ रहे हैं, उनके लिए अब हमें हमारे जो रोजगार है या फिर हमारे जो युवा है उनको प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए हमें आईटीआई जो संस्थान है उनका उन्नयन करना होगा। उद्योग केंद्रित सुधार की आवश्यकता है। देखिए एमएसएमई अगर
एक एमएसएमई काम करेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटीज होती है वो कम होती है। तो क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाई जाए, जिसमें सारे के सारे उस एरिया के एटलीस्ट एमएसएमईज जो है वो शामिल हो सके और अप्रेंटिस इकोसिस्टम में भागीदारी कर सके। स्टार्टअप प्रशिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मतलब ऐसे स्टार्टअप भी आए भारत में जो कि अप्रेंटिस कार्यक्रम जो है भारत में उसको बढ़ावा दे। इससे हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नीति आयोग बोल रहा है। प्रशिक्षु स्तर पर सहायता, मतलब अगर कोई अप्रेंटिस है तो उसको देखिए स्टाइपन एक पर्याप्त मात्रा में मिले, उसको बीमा मिले, उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, कवरेज मिले, और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता भी उसके समक्ष सक्षम बनाई जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार उसको एक तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये सुझाव भी थोड़े से ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे देश में एक तरह से नीतिगत ढांचा क्या है इसका अप्रेंटिस सिस्टम का। तो पहला है शिशु अधिनियम, शिशु अधिनियम 1961। तो अप्रेंटिस प्रशिक्षण को वैधानिक मान्यता जो है वो इस 1961 का जो एक्ट है उसके तहत प्रदान की गई है। और ये नियोक्ता के दायित्व जो भी अप्रेंटिस रखता है, जो नियोक्ता रखता है, उसके दायित्व क्या क्या होंगे उसको प्रदान करता है। अगला है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, दो योजनाएं चल रही है भारत में। तो ये योजनाएं नियोक्ताओं को प्रशिक्षुताओं को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये दोनों योजनाएं जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ये दोनों योजना प्रोत्साहित करते कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो प्रशिक्षुतों को रखे। साथ साथ में उद्योग अकादमिक सहयोग जो है उसको बढ़ावा देती है, यानी कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो सहयोग है वो बढ़ावा देती है ये दोनों योजनाएं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने 2020 में लॉन्च करी थी। उसके तहत ये बोला था कि सीखने के साथ साथ आई के सिद्धांत को भी बढ़ावा देना, यानी कि वो सेम अप्रेंटिसशिप की बात करें उसमें भी यही होता है कि सीखता भी जाता है और पैसा भी कमाता जाता है। इस टर्म के ऊपर यूपीएससी ने मेंस में एक बार सवाल भी पूछा हुआ है, सीखने के साथ कमाने वाली योजना क्या है और इसमें क्या कमियां है, इस प्रकार से ना। तो ये नीति का ढांचा है, तो ध्यान रखिएगा अप्रेंटिस सिस्टम भारत में क्या है और उसमें कमियां क्या है और सुधार क्या है और उसका एक तरह से स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो हमारी जो मेन न्यूज थी वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शॉर्ट न्यूज की बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से और महत्वपूर्ण होती है। एक्सोप्लैनेट उपग्रहों का विशेषांकन क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है चियोपोस। देखिए, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के चियोपोस मिशन, एक मिशन उन्होंने लॉन्च किया था। उसके तहत लाल वामन तारे यानी कि LHS 1901 के चारों ओर 4 ग्रही प्रणालियों की खोज करी है। किसने? ये चियोपोस मिशन ने। इस प्रणाली का सबसे बाहरी यानी कि सबसे सुदूर, इस प्रणाली सौर प्रणाली का सबसे बाहरी यानी सबसे दूर ग्रह छोटा और चट्टानी है। देखिए क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी थी, उसने एक मिशन लॉन्च किया था चियोपोस, ओपोस। ठीक है, उसके तहत उसने ये पाया कि लाल वामन तारा जो है LHS 1903, उसके चारों ओर ग्रही प्रणालियां है, ऐसी खोज की गई है। और ये सौर प्रणाली का सबसे बाहरी यानी सबसे दूर छोटा और चट्टानी है। मतलब ये जो ग्रह है ये सौर प्रणाली का सबसे बाहरी है, दूर है और चट्टानी है। तो यहां से क्या है ना कि एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को चुनौती मिल रही है। वो सिद्धांत क्या था कि चट्टानी ग्रह तारे के नजदीक होते हैं। मतलब ये बात पहले, ये सौर ग्रही एक सिद्धांत था, ग्रही संरचना का सिद्धांत, कि जैसे ये सूर्य है तो चट्टानी ग्रह इसके पास होते हैं और गैसी ग्रह जो है वो दूर होते हैं। परंतु ये जो चियोपोस मिशन के तहत ये पता लगा कि जो लाल वामन तारा LHS 1903 है ये दूर भी है परंतु ये चट्टानी है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रही संरचना का सिद्धांत था उसको इससे चुनौती मिल रही, ये बात है। ठीक है, परंतु आप इस मिशन के बारे में ध्यान रखिए, ये तो आपसे खोज तो कोई नहीं पूछने वाला। तो क्या है ये मिशन? इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट। मतलब एक्सोप्लैनेट जो सैटेलाइट है उनका कैरेक्टर क्या है ये पता करना, सिंपल शब्दों में, है ना। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि सुपर अर्थ के बारे में हमने 18 तारीख वाला जो न्यूज टुडे था उसमें कवर किया था। सुपर अर्थ से लेकर नेपच्यून आकार के ऐसे बाह्य ग्रह, एक्सोप्लैनेट की बात की जा रही है, का अध्ययन करना जो चमकीले तारों की परिक्रमा करते हैं और जिनकी परिक्रमण अवधि 50 दिनों से कम है। मतलब सुपर ग्रह और सुपर अर्थ से लेकर नेपच्यून के बीच में जितने भी क्या है एक्सोप्लैनेट है उनका अध्ययन करना
जो कि किसी चमकीले तारे की परिक्रमा करते हैं, उनका परिक्रमण काल कम से कम जो है, अवधि जो है वो 50 दिन का, ऐसा इसमें बात की गई थी। और इसका मिशन का विशेष रूप से उन्नत तकनीक और चमकीले तारों का अध्ययन करता है, और जिनके चारों ओर पृथ्वी से लेकर नेपच्यून आकार के ग्रह पहले से याद है। मतलब देखिए, सिंपल शब्दों में बात करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वैसा लिखा हुआ है। सुपर अर्थ यहां हो गया, और नेपच्यून के बीच में जितने भी ग्रह है ना, बाह्य ग्रह, एक्सोप्लैनेट है, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, उनका क्या कैरेक्टर है, उनको अध्ययन करने के लिए ये चियोपोस मिशन जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। प्रीलिम्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां है कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है राप्ती नदी के बारे में। तो एनजीटी ने निर्णय दिया है कि राप्ती की एक सहायक नदी है सुवाव, तो उसका जो अपोहा तंत्र है उसको आधिकारिक दस्तावेजों में नाले की जगह नदी के रूप में दर्ज किया जाए। मतलब राप्ती नदी है, राप्ती नदी की एक सहायक नदी है सुवाह, सुवाह से, ठीक है। उसको ये बोला कि आधिकारिक जो दस्तावेज है उसमें इसको नाला नहीं माना जाए, इसको नदी माना जाए, ये एनजीटी ने बोला है। अब राप्ती नदी के बारे में क्या है, तो राप्ती किसकी, घाघरा नदी जो है उसकी मुख्य सहायक नदी है। अब घाघरा जो है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, तो क्या है, सुहाव किसकी सहायक नदी है, आपकी राप्ती की। राप्ती किसकी है, आपके घाघरा की, और घाघरा किसकी है, गंगा की। कहां से निकलती है, तो नेपाल में ड्रैगोनरा श्रेणी है, वहां से वहां से इसका उद्भव होता है, किसका, राप्ती नदी का। जलग्रहण क्षेत्र की अगर बात करें तो अपवा क्षेत्र इसका मेनली नेपाल में, और शेष जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ उत्तर प्रदेश में। लंबाई इसकी लगभग 782 किलोमीटर के आसपास, इतना ध्यान। सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो पूरी हलचल मचाए हुए थे, किसी भी देश के ऊपर कितना भी टैरिफ थोप दे रहे थे, उनको एक झटका मिला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से। तो वहां पर जिस अधिनियम का हवाला देते हुए वो सब अंतरराष्ट्रीय विभिन्न देशों पर जो टैरिफ लगा रहे थे, वो एक्ट था अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम 1977 का। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि आपके जो साझेदार देश हैं उन पे आप टैरिफ लगा सकते हो, और परंतु कब लगा सकते हो, देखिए ये बात यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं। कब लगा सकते हैं आप, जब अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा को लगे खतरा है, विदेश नीति या अर्थव्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या आ गई है, तो असाधारण और गंभीर चुनौती पैदा होगी, किसके लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, विदेश नीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते थे इसके तहत ना। और इसका उपयोग किया था आर्थिक प्रतिबंध, और संपत्तियां भी जब्त करते थे, और टैरिफ भी लगा सकते। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इसके एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति को। ठीक है, अब फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया, वो तो राजा बनने चले पूरे के पूरे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि व्यापार अधिनियम 1974 जो है उसके तहत एक वैकल्पिक कानून था अमेरिका में, उसका उपयोग करते हुए नई घोषणा कर दी कि विश्व के जितने भी देश हैं, अगर वो अमेरिका में निर्यात करते तो उन पर 10% रूप से अस्थायी टैरिफ लगाया जाएगा। और ये भारत में भी थोड़ी सी आलोचना हो रही, भारत सरकार ने जो ट्रेड डील करी थी उसको लेके कि आपने 18% में आप टैरिफ देने के लिए तैयार हो गए। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, थोड़ा इंतजार कर लेते तब तक, तो 10% टैरिफ लगता है ना। अभी इसका स्ट्रक्चर पूरा क्या होगा, कितना टैरिफ लगेगा क्या नहीं है, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। परंतु जिस कानून के तहत, जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, जिसका उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे टैरिफ लगाने के लिए, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको इसके तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। तो फिर उन्होंने दूसरा कानून पकड़ा, व्यापार अधिनियम 1974, उसके तहत लगाने लगे। ठीक है, अगला क्या है, जेंटू पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन बड़े आज से एक आध महीने पहले बड़ा फेमस हुआ था। एक पेंगुइन जो था वो अकेला चला गया था, वो बहुत साल पहले वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, परंतु अब लोगों को समझ में आया कि क्या था, है ना। निहिलिस्ट विचारधारा कुछ आ रहा था उस टाइम पे ना। तो ऑस्ट्रेलिया के हर्ड द्वीप पर जो जेंटू पेंगुइन है, उनको H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गए, और यह पहली पक्षी प्रजाति बन गई जिससे H5 एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना। तो हर्ड द्वीप के बारे में बताया। हर्ड द्वीप क्या है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया का एक दूरस्थ द्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर स्थित होगा। यहाँ बिग बैन यानी कि मौसन पीक स्थित है। बिग बैन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दो तीन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे।
देखिए हर्ट द्वीप पहले तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के वहां, ये ध्यान रखिएगा। बिग बैन क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्रिय ऊंचा ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बिग बैन, वहां पे ही स्थित है हर्ट द्वीप। हर्ट द्वीप और मैकडोनल्ड द्वीप संयुक्त रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो है उसमें भी शामिल है। तो सबसे पहले तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है, लोकेशन के हिसाब से आ सकता है सवाल ना। अब जेंटू पेंगुइन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको ये इन्फ्लुएंजा हो गया है। तो लाल सूची जो है IUCN की, उसमें ये लीस्ट कंसर्न है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है, तो अंटार्कटिक प्रायद्वीप, उप अंटार्कटिक और अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और तस्मानिया जो है, तस्मानिया द्वीप जो है उस वहां मिलता है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, सिर पर सफेद पट्टी होती है इसकी, चमकीली नारंगी चोंच होती है, आंडू रंग के पैर होते हैं, आड़ू रंग के पेड़ होते हैं, आकार की दृष्टि से तीसरे सबसे बड़े पेंगुइन है। एक बार गूगल कीजिएगा, आपको फोटो दिख जाएगी, सिंपल, आप पता लग जाएगा कैसे पहचान सकते हैं। विशेषता क्या, सबसे तेज गति से तैरने वाला पेंगुइन है। जेंटू पेंगुइन जो है वो सबसे तेज गति से तैरने वाला है पेंगुइन की प्रजातियों में। मुख्य आहार क्या है, क्रिल खाते हैं, मछली खाते हैं और स्क्विड खाते हैं, ये खाता है, ठीक है। तो लोकेशन के लिहाज से ये हर्ट द्वीप, बिग बैन और मैकडोनल्ड द्वीप, यह याद रखिएगा। और जेंटू पेंगुइन है उसके बारे में लीस्ट कंसर्न है और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देखिएगा, है ना। अगला है स्मूथ कोडेड उदबिलाव यानी कि ओटर, है ना। तो उत्तराखंड वन विभाग ने उत्तराखंड के नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्मूथ कोडेड उदबिलाव है उसकी उपस्थिति दर्ज करी, मतलब वहां पे देखा गया है। तो उदबिलाव क्या होता है, एक तरह से एक बायो इंडिकेटर होता है, जैव संकेतक होता है। तो जहां पर साफ और स्वच्छ चारे जल हो तथा मजबूत आहार श्रृंखला वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। मतलब अगर कहीं पे स्मूथ कोडेड उदबिलाव दिख रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे साफ और स्वच्छ पानी होगा और मजबूत आहार श्रृंखला होगी, तभी वो वहां पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, इनकी मौजूदगी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संकेत देती है। मतलब नंदौर वन्यजीव अभयारण्य अगर वहां पे ये पाया गया तो ये पता लग रहा है कि वहां पर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण है ना। अब क्या है स्मूथ कोडेड उदबिलाव, तो IUCN की सूची में वनरेबल है और भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अनुसूची 1 में यानी कि हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इसको प्रदान किया गया है। पर्यावास का कहाँ कहाँ रहता है, तो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में तारे दल की जो नदियां हैं, क्योंकि यही मिलता है स्वच्छ और तारे दल में। झीलें, आर्द्र भूमि, नदमुख और मैंग्रोव वन में ये पाया जा सकता है। भारत में प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है, तो हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह पाया जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत में अन्य उदबिलाव प्रजातियों के साथ पाया जाता है ना, भारत में भी अच्छा खासा पाया जाता है। मुख्य विशेषता क्या है इसकी, तो एशिया का सबसे बड़ा उदबिलाव है ये, चिकना और छोटा फर होता है इसका, गहन सामाजिक स्वभाव होता है वाले, कुशल तैराक, मुख्य रूप से मछलीकार। एक बार फोटो देख लीजिएगा, पता लग जाएगा किस प्रकार का होता है। बाकी याद रखने वाली चीजें वही है, ठीक है। पण्य व्यापार सूचकांक, तो इसमें संशोधन किया गया है पण्य व्यापार सूचकांक में, ताकि भारत की बदलती व्यापार संरचना जो है और वैश्विक व्यापार पैटर्न में आए बदलाव जो है उसको बेहतर ढंग से समझा जा सके, इसलिए हमने पण्य व्यापार सूचकांक में उसमें बदलाव किया है। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन कौन करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय जो है वो इसकी संकलन करता है और प्रकाशन करता है। समय के साथ भारत के निर्यात और आयात की एक इकाई मूल्यों और मात्रा में होने वाले बदलाव को मापता है। मतलब भारत में निर्यात कितना हो रहा है, आयात कितना हो रहा है, इकाई मूल्य और मात्रा में कितना हो रहा है उसको मापता है ये पण्य व्यापार सूचकांक। आधार वर्ष में संशोधन किया गया है, इसके वित्त वर्ष 2012-13 से बदलकर इसको 22-23 कर दिया गया, ताकि ये क्या बदलती व्यापार संरचना है उसको बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। तैयार किए जाने वाले सूचकांक, मतलब इसके अंतर्गत भी और कुछ सूचकांक है, जैसे कि पण्य व्यापार सूचकांक में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जैसे निर्यात इकाई मूल्य सूचकांक, एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्स, मतलब एक्सपोर्ट की कितनी वैल्यूज, एक तरह से यूनिट की वैल्यू, एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, आयात इकाई मूल्य मतलब इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडेक्स, मतलब कितनी यूनिट हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो सूचकांक इसके अंतर्गत शामिल। इस कैलकुलेशन में आप मत जाइएगा, आपको तो प्रकाशन करता देखना है, आधार वर्ष देखना है और क्या ये करता है ये देखिए मेरी, है ना। टर्म्स ऑफ ट्रेड में निम्नलिखित शामिल है, और क्या शामिल है, निवल टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इसको बोलता है कि निर्यात और आयात मूल्य उनका अनुपात क्या है वो दिखता है निवल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सकल टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि आयात की भौतिक मात्रा एक सेकंड, आयात की भौतिक मात्रा
का निर्यात की भौतिक मात्रा से अनुपात। मतलब देखिए निवल टर्म्स ऑफ ट्रेड में तो मूल्य कितना है, निर्यात ऊपर और आयात नीचे, उसका अनुपात। सकल टर्म्स ऑफ ट्रेड में मात्रा कितनी है आयात की और निर्यात की, उसका अनुपात। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, निवल टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू निर्यात की मात्रा। ये कैलकुलेशन इतना ध्यान नहीं रखेंगे चलेगा, ये मेन चीज है, यहां याद रखिए क्योंकि यहां से यूपीएससी जनरली सवाल इधर से ही बनाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेफेड एक हमारा संस्थान है, तो इसकी समीक्षा की गई है हाल ही में बैठक में कि संस्थान किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से नहीं। तो इस संस्थान के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो देखिए भारत में कृषि उपज जो है उसके विपणन से जुड़ी सहकारी संस्थाओं जितनी भी होती है, कृषि विपणन से जुड़ी सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर जो इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं, उसका शीर्ष कोई है संस्था है तो वो नेफेड है। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी और बहुराज्य सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम है उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है। उद्देश्य क्या है, कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। मतलब कृषि उपज है, छोटे छोटे किसान होते हैं, अगर वो नहीं बेच पाते हैं, उनको बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता, तो सहकारी रूप से उनको उपज को बढ़ावा देना, मतलब विपणन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता क्या है, इसकी सदस्यता कौन कौन है, तो किसान सहकारी समितियां मुख्य रूप से इसके सदस्य होती है। किसानों की जो सहकारी समितियां उनकी सदस्य होती है, वे सामान्य सभा जनरल बॉडी के माध्यम से इसकी शासी संरचना की भागीदारी करते हैं। और इसका मुख्यालय क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली में। ठीक है, तो नेफेड के बारे में ध्यान रखिए क्या है। हिंद महासागर संगोष्ठी, महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। देखिए एक तरह से ये हिंद महासागर के जो क्षेत्र है वहां पे जितने देश की जो नौसेना है, जितने भी देशों की नौसेना है, उनके बीच में एक स्वैच्छिक, मतलब आप शामिल हो सकते हो नहीं शामिल हो सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, और समावेशी बहुपक्षीय मंच है जो कि 2008 में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर के जो तटीय क्षेत्र के जो देश है उनके बीच में समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, नौसेनाओं को साझा चुनौतियों पर संरचनात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करना। मतलब कोई चुनौतियां हैं, आपदा की हो गई, समुद्री डकैती हो गई, उसके लिए विभिन्न देशों की जो नौसेना है वो बातचीत करे, सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, हिंद महासागर में स्थिरता और समृद्धि एक तरह से सुनिश्चित करना। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 25 सदस्य देश है। पाकिस्तान है या नहीं आप देखिएगा, है ना। संकल्प योजना, तो भारत सरकार संसद की एक समिति है, लोक लेखा समिति, उसने संकल्प योजना का फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिकरण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प योजना में बहुत सारी कमियां थी, उसको रेखांकित किया है लोक लेखा समिति ने, और उसने बोला कि कमियों में योजना निर्माण में कमी, योजना नहीं बन पा रही है, आवंटित जो राशि है उसका उपयोग नहीं हो रहा, और केंद्र राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है, इसकी वजह से संकल्प योजना जो है वो चल नहीं पा रही है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिकरण और ज्ञान जागरूकता, इसके लिए संकल्प योजना शुरू की गई थी 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रशिक्षण संस्थाएं उनमें सुधार करके अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण गुणवत्ता और दायरा बढ़ाना, बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और वंचितों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना। मतलब ये है कि जो प्रशिक्षण संस्थाएं होती है विभिन्न स्तरों पर, उनमें सुधार करना ताकि कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और बाजार की जो मांग है उसके अनुकूल भारत के नागरिकों को प्रशिक्षण मिल पाए, और जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं, वर्ग होते हैं, उनको अगर प्रशिक्षण नहीं मिलता तो उनको भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। कार्यान्वयन कौन कर रहा है, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, राष्ट्रीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो इसका एक तरह से नोडल मंत्रालय है। वित्त पोषण क्या है, विश्व बैंक से ऋण सहायता, यानी कि विश्व बैंक से इसको फंड प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि किसको, विश्व बैंक से फंड प्राप्त हुआ है ताकि भारत में जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा दिया सके संकल्प योजना के माध्यम। तो संकल्प योजना क्या है और किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है और किससे फंड मिल रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आज आपकी जितनी भी 4 मेन न्यूज़ थी, साथ-साथ में आपका जो शॉर्ट न्यूज़ था, उनके बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात करी है। उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा, और ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।